हेलो, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग साथ-साथ पढ़ रहे होंगे, वरना हमारे रोज़ाना ये लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करने का कोई मतलब नहीं है। तो आप साथ-साथ इनको पढ़ते रहिए, बुक से रिवाइज़ करते रहिए, जो कुछ समझ में नहीं आए तो उसको कमेंट करिए, व्हाट्सएप करिए या कुछ बताइए ताकि हम भी मोटिवेट हो आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है? आज हम बात करेंगे मांग की चाप-लोच विधि के बारे में। इससे पहले हमने मांग की लोच मापने की 3 विधियों के बारे में हमने पढ़ लिया था। फ्लक्स विधि और मार्शल की व्यय विधि। उसके बाद हमने मांग की बिंदु लोच विधि के बारे में चर्चा की और आज हम ये मांग की चाप लोच या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा करेंगे। इसमें हमने लास्ट में बिंदु विधि में देखा था कि जब मांग कीमत में या बहुत ही कम परिवर्तन हो रहा है तब हम मांग की जो बिंदु लोच विधि थी उसका उपयोग करते हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, जब अ, अम, ये बिंदु मूल्य लोच में कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग मात्रा में परिवर्तन की चर्चा की जाती है, जबकि कीमत में परिवर्तन बहुत ही कम होता है, बहुत स्मॉल परिवर्तन, जैसे हमने पिछले लास्ट क्लास में देखा था। ऐसी स्थिति में मूल्य लोच को मापने हेतु यदि हम आरंभिक कीमत ले अथवा कीमत परिवर्तन के पश्चात की कीमत ले तो भी मूल्य लोच के मूल्य में कोई विशेष अंतर नहीं आता है। देखो हमने इसका फॉर्मूला देखा था, उसमें हमने क्या देखा था, डेल क्यू डेल एक्स जो भी है, देखो नीचे अलग अलग बुक्स में उसका मतलब समझ में आना चाहिए, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो उसमें हमने ये लिया था, प्रारंभिक कीमत हम ले रहे थे। अब उसमें कोई जब परिवर्तन ही बहुत कम है तो प्रारंभिक कीमत को आधार माने या अंतिम कीमत को या अंतिम मांग मात्रा को माने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मान लो थोड़ा ज़्यादा कीमत में परिवर्तन अधिक मात्रा में हो, जैसे कि हम इस एग्जाम्पल में देखेंगे, अर्थात जब हमें मांग वक्र की किसी चाप पर मूल्य लोच का माप करना होता है या जब कीमत में परिवर्तन काफ़ी अधिक होता है, तो बिंदु लोच के सूत्र डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी क्यू अपॉन पी, सॉरी ये गलत लिखा है, इसमें पी अपॉन क्यू आएगा। हाँ, इससे हमें मूल्य लोच का पूर्णतः सही माप ज्ञात नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसी दिशा में यदि हम इसको इंटू माने बीच वाले को तो ऊपर पी आएगा, नीचे क्यू आएगा। ठीक है, करेक्ट करिएगा। ऐसी दशा में मूल्य लोच की मात्रा में अधिक अंतर होगा यदि इसको मापने के लिए प्रारंभिक कीमत तथा मांग मात्रा को आधार बनाया जाए अथवा कीमत परिवर्तन के पश्चात की कीमत तथा मांग मात्रा को, दोनों में से किसी को लो। जैसे हमने यहाँ पर जो ये क्यू और पी है, ये जो सूत्र में हमने जो लिया है, ये आरंभिक मांग मात्रा और आरंभिक कीमत को लिया है। तो चाप विधि में हम ये देख रहे हैं कि यदि हम यहाँ पर इस बिंदु लोच विधि में जो हम सिंपल ये फॉर्मूला जो था पहले भी हमने देखा, इसका हम यूज़ करें तो क्या होगा, यहाँ पर जो एक्चुअल जो इलास्टिसिटी की जो हमारी इलास्टिसिटी आएगी वो हमें पूरी तरह से सही हमें माप नहीं बताएगी। उसका इन्होंने रीज़न दिया क्योंकि यहाँ पर अंतर ज़्यादा है, मतलब अंतर काफ़ी अधिक है, कीमत में परिवर्तन काफ़ी अधिक है। इस कारण हमें एक नए सूत्र की आवश्यकता होगी जो हम चाप लोच की विधि के माध्यम से देखेंगे। अब देखो इसको एग्जाम्पल से समझाया कि क्यों हमें चाप लोच विधि की इस मेथड की आवश्यकता हुई। जैसे सपोज़ पहले एक माना कि एक कीमत पहले 15 रुपये थी एक वस्तु की और उस पर उपभोक्ता 100 उसकी इकाइयाँ खरीद रहा था। ठीक है, 100 इकाइयाँ खरीद रहा था। अब क्या हुआ, उसकी प्राइस कम होकर 10 हो गई, जो मतलब परिवर्तन के बाद की जो कीमत है वो 10 हो गई और उस पर उपभोक्ता क्या 200 इकाइयाँ खरीद रहा है। देखो परिवर्तन बहुत ज़्यादा है, यहाँ 5 रुपये का चेंज हुआ, यहाँ भी 100 लगभग का चेंज हुआ। यदि ऐसे में हम यदि बिंदु लोच के सूत्र द्वारा मूल्य लोच को मापने के लिए प्रारंभिक कीमत 15 और उस पर मांगी गई मात्रा 100 को आधार बनाए, जैसे इसमें ये जो सूत्र था, ये हमारा फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू, इसमें हमने ये रखा, चेंज कितना है, क्यू में चेंज 100 आया, 200 माइनस 100 है, प्राइस में चेंज 5 का है तो 100/5 इंटू ये हमारी प्रारंभिक कीमत और प्रारंभिक मांग मात्रा 15/100, तो इलास्टिसिटी कितनी आ गई 3। ठीक है, अब यदि हम इसकी जगह पी और क्यू में प्रारंभिक की जगह अंतिम या कीमत परिवर्तन के पश्चात की कीमत और मांग मात्रा ले ले तो क्या इलास्टिसिटी आएगी, तो हम यहाँ देखेंगे कि तो वो हमें 1 मिलेगी। क्या किया हमने यहाँ पर पी और क्यू की जगह हमने क्या किया, बाद वाली देखो बिंदु, हाँ पी क्या है, पी हमने देखो यहाँ पर पी बाद वाला क्या था 10 रुपये, 10 लिया और क्यू 200,
तो हमारी जो लोच आ रही है वो 1 आ रही है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, तब तो हम मानेंगे कि हमारे ये जो सूत्र है ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है 1 और 3 का। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कीमत में अधिक परिवर्तन होता है, यहाँ पर लगभग 33% परिवर्तन हुआ है, तो बिंदु मूल्य लोच के सूत्र द्वारा हमें मूल्य लोच के बहुत भिन्न भिन्न मूल्य प्राप्त होते हैं। ठीक है। जो हमें, जैसे अभी हमने देखा, जो कि इस पर निर्भर करते हैं कि क्या हमें इसे मापने के लिए प्रारंभिक कीमत तथा मांग मात्रा को आधार बनाए, अथवा कीमत परिवर्तन के पश्चात की कीमत और मांग मात्रा को। हमें अलग अलग मूल्य मिल रहे हैं, वो इस आधार पर कि हमने किसको आधार माना है, प्रारंभिक कीमत को माना है या अंतिम कीमत को या अंतिम मांग मात्रा को माना है। मांग वक्र की दशा में हमें मांग वक्र की चाप जैसा या इस तरह से, अब हमें एक ये इस तरह से मिलेगा। जब हम अधिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं तो जैसे P1 से P2, Q1 से Q2, तो यहाँ पर एक हमें दो बिंदु ए और बी के बीच में मांग की लोच देखनी है। तो ये देखने के लिए हम एक यहाँ पर एक दोनों बिंदु को मिलाती हुई एक रेखा ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। ऐसी स्थितियों में जब कीमत में परिवर्तन अधिक होता है, अर्थात जब मांग वक्र के दो अधिक दूरी के बिंदुओं के मध्य मूल्य लोच, कीमत लोच का माप करना होता है, तो चाप मूल्य लोच की धारणा का प्रयोग किया जाता है। अब देखो छोटा सा प्रश्न ये बनता है, जब अधिक हमारे पास जब कीमत में परिवर्तन अधिक है तो हम चाप आर्क इलास्टिसिटी की कंसेप्ट का यूज़ कर रहे हैं, और जब कम है तो बिंदु लोच विधि का। चाप लोच अथवा चाप मूल्य लोच में माप में प्रारंभिक तथा परिवर्तन के पश्चात की कीमतों का, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इस कमी को दूर करने के लिए हमने दोनों ही प्रारंभिक कीमत और बाद की कीमत, प्रारंभिक मांग मात्रा और कीमत परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा, दोनों का ही औसत निकाल लेते हैं, ताकि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए जो पहले आ रही थी। प्रारंभिक परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा का औसत लिया जाता है, अतः मांग की चाप मूल्य लोच मापने का एक नया सूत्र हमें मिलता है, जो इस प्रकार है। हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सेम वही फॉर्मूला है, बस हमने क्या किया, यहाँ पर दोनों का औसत ले लिया। देखो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर x लिखा था, पिछली वाली में x q कुछ भी लिख सकते हैं, इसका मतलब है क्वांटिटी, मांग मात्रा। चलो यहाँ पर q लिया है, अपॉन वहाँ पर हम ले रहे थे डेल p, इनटू कर दिया था, बाद में उसको हमने फॉर्मुलाइज करके p अपॉन q कर रहे थे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, p1 प्लस p2 अपॉन 2, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, मतलब इन दोनों का औसत निकाल लिया। ये सेम है, बस इन दोनों का औसत निकाल दिया। ये हमारा फॉर्मूला था, ये इस तरह का फॉर्मूला था पहले, डेल Q अपॉन Q डिवाइडेड बाय डेल P अपॉन P, ये था। इसको हम दूसरी तरह से इस तरह से लिख रहे थे, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P अपॉन Q। ठीक है, P अपॉन Q इस तरह से लिख रहे थे, उसी को हमने देखो यहाँ पर लिखा, यहाँ पर ये सेम ही है फॉर्मूला, इसको यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, एक ही बात है इसलिए इधर लिख दिया। P1 प्लस P2 अपॉन 2 अपॉन डेल P, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर देखो Q1 डेल P को इधर लेके आ गए, जैसे अभी पहले ही हम लेके आए थे, बस इसको कुछ नहीं करना है, डेल Q अपॉन डेल P इंटू P1 प्लस P2 Q1 प्लस Q2, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमें सिर्फ ये मिलेगा फॉर्मूला। बस हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों का ही औसत ले लिया, ताकि हम हमारे, अब देखो इसके बाद यदि हम इसकी मांग की लोच निकालेंगे तो हमारी जो प्राप्त होगी वो होगी 1.66। तो पहले एक से तो एक आ रही थी, एक से 3 आ रही थी, लेकिन दोनों से हमने साथ में निकाली, तो हमारा जो एक्यूरेट जो इसका आएगा वो 1.6 आएगा। अब देखो यहाँ पर मांग वक्र डी के बिंदुओं ए तथा बी के मध्य चाप मूल्य लोच को मापने के लिए हमें OP तथा OP2 की कीमतों का औसत और मात्राओं OQ1 और OQ2 का औसत लेना होगा, ले लिया हमने इसमें। अब देखो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ए और बी के मध्य मांग वक्र जितना अधिक उत्तल होगा, यहाँ पर जैसे जितना अधिक उत्तल होगा, तो बिंदु ए और बी के बीच सरल जो डैश रेखा हमने रखी थी वास्तविक मांग वक्र से उतनी अधिक पृथक होगी। परिणाम स्वरूप चाप मूल्य लोच का गुणांक वास्तविक मांग वक्र की वास्तविक चाप मूल्य लोच का उतना ही कम घातक होगा। देखो इस लाइन को समझो, यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर हमने ये रखा, ये 2 पॉइंट थे ए और बी, इसके बीच में हमने एक डैश लाइन ड्रॉ करी, इसके इस लाइन का ही वो मांग लोच हमें इस पर नाप रहा है। ठीक है, अब इनका कहने का मतलब है ये जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा,
इस तरह से, और ये थमना। तो ये इससे इतना ही दूर होगा, और इसका जो वास्तविक हमारा जो मूल्य होगा मांग का लोच का, वो उतना ही उसको कम प्रदर्शित करेगा। जितना ये इससे दूर होता जाएगा, मतलब कहने का मतलब मांग या कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन यदि हम दिखा रहे हैं तो भी चाप लोच हमें अधिक स्पष्ट जानकारी नहीं देगी मूल्य लोच की। तो बहुत ज़्यादा भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो परिणाम स्वरूप चाप मूल्य लोच का गुणांक वास्तविक मांग वक्र की वास्तविक चाप मूल्य लोच का उतना ही कम घातक होगा, मतलब उसको कम दिखाएगा। इसी प्रकार किसी मांग वक्र पर बिंदु ए और बी परस्पर जितनी अधिक दूरी पर होंगे, डैश सरल रेखा ए बी उतनी अधिक वास्तविक वक्र से पृथक होगी। वास्तविक देखो, ये तो हमारा वास्तविक वक्र था, ये हमने काल्पनिक रेखा ड्रॉ करी। यदि ये जितना ज़्यादा कर्वेचर होगा, ये उतनी ज़्यादा इससे दूर होगी, तो हमारा जो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए, आधार लाइन हमने बनाई, वो इससे उतना ही भिन्न होगा, तो वो गलत होगा। इसलिए इन्होंने बोला ये जितना, मतलब इस तरह से ये है, ठीक है, लेकिन ये दोनों पॉइंट जितने ज़्यादा दूर होंगे तो ये कर्वेचर ज़्यादा होगा, इनके बीच का जो ये इसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो डैश सरल रेखा ए भी उतनी अधिक वास्तविक वक्र से पृथक होगी, इसलिए उपयुक्त चाप मूल्य लोच का गुणांक वास्तविक मांग वक्र की चाप लोच का अधिक अनुपयुक्त मांग, उपयुक्त नहीं, अनुपयुक्त माप होगा, मतलब उपयुक्त माप नहीं होगा। अतः चाप मूल्य लोच की धारणा भी तभी सार्थक होती है जब चाप कम हो, अर्थात जो उसका कर्वेचर हो कम हो, मांग वक्र पर जो दो बिंदु है अधिक दूरी पर ना हो। अतः चाप मूल्य लोच के सूत्र को तब प्रयोग किया जाना चाहिए जब कीमत में परिवर्तन बहुत अधिक ना हो। कीमत में परिवर्तन अधिक तो हो, बिंदु लोच से ज़्यादा हो, लेकिन बहुत अधिक ना हो। इसके विपरीत जब मांग वक्र पर दो बिंदु परस्पर अति निकट स्थिति में हो तो चाप मूल्य लोच का गुणांक तथा बिंदु लोच का गुणांक लगभग समान ही आता है। अब देखो, इसी चाप लोच का ही एक रूप है बिंदु लोच। जब ये दोनों बिंदु लगभग पास आ जाएंगे तो एक बिंदु ही मिलेगा, वहाँ पर चाहे प्रारंभिक कीमत की बात करो, चाहे पश्चात कीमत की बात करो, या प्रारंभिक मांग मात्रा की बात करो, या कीमत परिवर्तन के पश्चात की मांग मात्रा की बात करो, बहुत ही मामूली अंतर होगा, तो उतना हमारी मांग लोच के गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम वह बिंदु लोच का जो है उसका बिंदु लोच विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी थी मांग की लोच की चाप विधि या आर्क इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा। ये मैंने ये जो कंसेप्ट है ये वाला तो मैंने एच एल आहूजा से पढ़ाया है, और जो बिंदु लोच था वो बी एल आहूजा की बुक से था। तो आप दोनों में से देख लीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने आप को खुश रखिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।